हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल क्या एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिसिट होती है। क्या होता है? इज ए रिसिट और डॉक्यूमेंट इशू बाय द कैरियर गिविंग डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड डिटेल इंक्लूड्स नेम ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कंसाइनमेंट, इट्स डेस्टिनेशन एंड रूट। तो ई वे बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल होती है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं रिलेटेड टू शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके अलावा उसमें डिटेल्स रहती है जिसमें नेम ऑफ कंसाइनर होता है, कंसाइनी का नाम, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कंसाइनमेंट, इट्स डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, वो सारी डिटेल होती है ई वे बिल के अंदर, ठीक है। रिलेवेंट डेट क्या होती है? ठीक है, यही रिलेवेंट डेट काम आने वाली आगे, इसलिए बता रहा हूँ। मीन्स द डेट ऑन विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at the midnight of the day immediately following the day of generation of e-way bill. For example, जैसे अभी 4 बजे हैं, ठीक है, 4 बजे ई वे बिल जनरेट किया था, तो ईच डे कब से काउंट होगा? आज रात की 12 बजे से, आज रात की 12 बजे से मतलब हर दिन काउंट किया जाएगा, मतलब 1 डे 2 डे जितना भी दिन आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। मिड नाइट ऑफ 12, ठीक है, मिड नाइट ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। ओके, अब अपन बात करते हैं व्हेन इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ई वे बिल कब जनरेट करना पड़ता है? ई वे बिल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, ठीक है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है, जा रहा है, तो ई वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 50,000 रुपीज है ना, ये इसमें इंक्लूड होता है जीएसटी का अमाउंट ऑल्सो, ठीक है, और इसमें एक्सक्लूड होता है एग्जम्प्ट सप्लाई। अब जैसे किसी गाड़ी के अंदर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई जा रही है, तो एग्जम्प्ट सप्लाई को हटाने के बाद में जो भी टैक्सेबल सप्लाई बचती है प्लस जीएसटी का अमाउंट ऑल्सो, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो ई वे बिल जनरेट करना है आपको। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एक्सीडिंग ₹50,000 और मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू ए सप्लाई, ठीक है। अगर कोई भी गुड्स एज ए सप्लाई जा रहा है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा फॉर ए रीजन अदर देन सप्लाई। अगर कोई चीज सप्लाई की स्कोप में कवर नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और उसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने कोई चीज परचेज की है किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है, और वैल्यू कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज है, तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स shall furnish the information relating to the said goods in part A of form GST EWB। ई बिल होता है ना, वहां से EWB लिया है 01 बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। मतलब मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को रजिस्टर्ड पर्सन को फिल करना होता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को मूवमेंट गुड्स का मूवमेंट करने से पहले पार्ट ए फिल करना पड़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन टू द मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ 50,000 रुपए, एक्सेप्शंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 केस है ना, अगर यहाँ पर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए से कम भी है ना, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। पहला कौन सा हो गया? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ठीक है। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को क्या किया? इंटर स्टेट ट्रांसफर किया गुड्स को, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना है, ठीक है, अगर चाहे वैल्यू 50,000 रुपए से कम भी क्यों ना हो। इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जा रहा है क्या? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है, कौन कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू 50,000 रुपए से कम है ना, फिर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेकन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉजेज बाय द सप्लायर, ठीक है। इफ रेसिपिएंट अरेंज ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट वुड बी कॉजेज बाय हिम। अगर रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है तो रेसिपिएंट कारण बनेगा, मतलब वो कॉज बनेगा, कॉजेज बाय हिम। और अगर मूवमेंट ऑफ गुड इज कॉजेज बाय द सप्लायर, कब? सप्लायर रजिस्टर है और वो अंडरटेक कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इफ गुड्स आर सप्लाई बाय ए अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड नॉन रेसिपिएंट को, तो मूवमेंट शैल बी कॉजेज बाय सच रेसिपिएंट। इसका मतलब ये हो गया कि ई वे बिल कौन जनरेट करेगा इस केस में?
रेसिपिएंट जनरेट करेगा, क्योंकि सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, और ऊपर वाले केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो खुद ट्रांसपोर्ट अंडरटेक कर रहा है, कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स सप्लायर करेगा, ठीक है, तो सप्लायर ई वे बिल जनरेट करेगा, पार्ट ए वो फुलफिल करेगा। अदर केसेस में अगर रेसिपिएंट अरेंज कर रहा है ट्रांसपोर्टर, तो रेसिपिएंट जनरेट करेगा ई वे बिल और पार्ट ए फिल करेगा। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश इन ई वे बिल। ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है ना, उसको फर्निश किया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, अभी हमने पढ़ा था सप्लायर रेसिपिएंट, ठीक है, और सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रेसिपिएंट। और पार्ट बी फर्निश किया जाता है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को। हाउएवर इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड। जो पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन है ना, वो रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा दूसरे लोग भी भर सकते हैं। कौन कौन से लोग, जैसे ट्रांसपोर्टर इफ ऑल्सो ऑथोराइज, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऑथोराइज कर देता है ना ट्रांसपोर्टर को, तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए भर सकता है। उसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी वेयर गुड्स आर सप्लाई थ्रू देम, अगर गुड्स सप्लाई किया जा रहा है ईसीओ के थ्रू या कुरियर एजेंसी के थ्रू, तो कुरियर एजेंसी और ईसीओ भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल का पार्ट ए जनरेट कर सकते हैं। Who can generate the e-way bill? E-way bill is generated by the registered consignor और consignee। कंसाइनर और कंसाइनी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है ना, वो जनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल। इफ ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वेंस और रेलवे बाय एयर और वेसल, किसी भी थ्रू जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, कब, अगर गुड्स आर हैंड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। ओके, whether neither the consignor nor consignee generate e-way bill and the value of goods is more than rupees 50,000, it shall be responsibility of transport to generate it। ठीक है, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है और कंसाइनर और कंसाइनी ने ई-वे बिल जनरेट किया ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। कुछ पॉइंट्स हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। ठीक है, आप गुड्स रेलवे के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपको गुड्स कब डिलीवर करेगी रेलवे, जब आप ई वे बिल प्रोडक्शन कर दोगे ना, तब प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल, जनरेशन ऑफ ई वे बिल, उस टाइम पर जब आप ई वे बिल दे दोगे ना, तब ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन रुपीज 50,000। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया था, 2 पॉइंट देर के थे वहां पर, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू ये जॉब वर्कर। डिटेल ऑफ कन्वेंस में भी फर्निश इन पार्ट बी इन केस इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट का मतलब होगा विद इन द स्टेट, अप टू 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कहां से काउंट की जाएगी, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैं कंसाइनर हूँ, ठीक है, मैंने ना अपना गुड्स ट्रांसपोर्टर को भेजा, ठीक है, और मेरी प्लेस से ट्रांसपोर्टर का प्लेस 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनल टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर का जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से उसने गुड सेंड किया किसको, कंसाइनी को। ठीक है, विद इन द स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रा स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाता है ना, तब तो जनरेट करना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंट्रा स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर कर रहा है किसको, कंसाइनी को। ओके, और अप टू 50 किलोमीटर तक की दूरी है, ठीक है, और विद इन द स्टेट है, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ट्रांसफर करने से पहले आपको ई वे बिल को अपडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सॉरी, after e-way bill has been generated where multiple consignment are intended to be transport in one conveyance। ठीक है, एक कन्वेंस के अंदर बहुत सारे कंसाइनमेंट जाते हैं, तो द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ए कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन फॉर्म GST EWB02 may be generated by him on the said GST common portal prior to the goods। ठीक है, तो पहले तो इंडिविजुअली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब एक कन्वेंस के अंदर बहुत सारे कंसाइनमेंट जा रहे हैं ना, तो उन सब का ई-वे बिल नंबर डाल दो और एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर देगा ट्रांसपोर्टर कॉमन पोर्टल के थ्रू। ठीक है, फॉर्म GST EWB0 थ्रू बिफोर मूवमेंट वेयर द कंसाइनर कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड द ई-वे बिल इन फॉर्म GST EWB01 द एग्रीगेट ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स कैरीड in a conveyance is more than 50,000 rupees 50,000 rupees, the transporter shall generate individual
individual form GST EWB01 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan as may be generated on the consolidated e-way bill in form GST EWB01 prior to the movement of goods। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा EWB01 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंसाइनर कंसाइनी ने जनरेट नहीं किया था। Cancellation of e-way bill within 24 hours from the date of generation of e-way bill, from the time of generation of e-way bill आप कैंसिल कर सकते हो। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल। ठीक है, एक ई वे बिल का पीरियड, वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर होता है डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है तो वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम रिलेवेंट डेट। अब रिलेवेंट डेट क्या होती है वो अपन ने ऊपर पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब उस डेट से एक दिन का टाइम मिलता है इन केस। ठीक है, मतलब मिडनाइट, फॉलोइंग मिडनाइट होती है ना, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल के फॉलोइंग मिडनाइट, वहां से एक दिन मिलता है आपको। इन केस अदर देन आवर डायमेंशन कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाई शिप। ठीक है, अदर देन ओवर डायमेंशन है तो एक दिन मिलता है 200 किलोमीटर तक, फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, अब 200 किलोमीटर के बाद में आपको 1 एडिशनल डे मिलता है। ठीक है, इन केस अदर देन ओवर डायमेंशन कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें 1 लाख इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाई शिप। ठीक है, अब बात करते हैं अप टू 20 किलोमीटर, अप टू 20 किलोमीटर्स 1 डे मिलता है। इन केस ओवर डायमेंशन कार्गो, ओवर डायमेंशन कार्गो के केस में एक दिन मिलता है अप टू 20 किलोमीटर्स। ठीक है, अदर देन ओवर डायमेंशन कार्गो 200 किलोमीटर पर एक दिन मिलता है आपको। ठीक है, और फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे मिलता है आपको। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, द डिटेल ऑफ ई वे बिल जनरेटेड shall be made available to the supplier or recipient if registered on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of consignment covered by the e-way bill। ठीक है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कौन करेगा? कंसाइनर और कंसाइनी करेगा। इन केस सप्लायर और रेसिपिएंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, 72 आवर्स ऑफ डिटेल ऑफ बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑन कॉमन पोर्टल और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सेड डिटेल। मतलब उनके पास में कॉमन पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट आती है ना, उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर उनको या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, किसको? कंसाइनर या कंसाइनी को, जो भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, या तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है या उनको रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर आपके पास में गुड्स आ गया है। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी डेट पहले 72 आवर्स और आपको गुड्स रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाता है। ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इन ऑल केस, क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है ऑन केस में? नो, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट इन स्पेसिफाइड केसेस में। कौन कौन से केसेस है? ठीक है, अपन वो पढ़ते हैं सबसे पहले। यस, यहाँ पर सिचुएशंस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कौन कौन से केसेस हैं? वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर वन गिवन बिलो, अगर ये फॉलोइंग गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ना, ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सा गुड्स है? जैसे कि एलपीजी जो घरों में काम आता है, उसके अलावा नॉन डोमेस्टिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स के लिए, उसके अलावा केरोसिन ऑयल सोल्ड बाय द पीडीएस। ठीक है, वो होती है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसके तहत। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेचुरल और कल्चरल पिरल्स, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स वगैरह, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, अदर आर्टिकल अंडर चैप्टर 71। उसके अलावा करेंसी ट्रांसपोर्ट हो रही है, यूज पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट, उसके अलावा कोरल्स, चाहे वर्क और अनवर्क दोनों ही। ठीक है, अगर ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ना, ई वे बिल रिक्वायर्ड, मतलब जनरेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्ट बाय द नॉन मोटराइज कन्वेंस, जैसे कि बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी। ठीक है, अगर उसमें गुड्स जा रहा है तो ई वे बिल रिक्वायर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्ट फॉर द कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, वहां से इनलैंड कस्टम स्टेशन तक। फॉर एग्जाम्पल कांडला पोर्ट से यहाँ तक आ रहा है राजस्थान में गुड्स। ठीक है, मैंने बाहर से इंपोर्ट किया था, अब तो इसके बीच में ई वे बिल रिक्वायर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से? इनलैंड पोर्ट और कंटेनर से, कहाँ से? कस्टम स्टेशन से, कस्टम स्टेशन को ट्रांसफर हो रहा है। उसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में को भेजा जा रहा है, तो भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। वेयर दी गुड्स अदर देन डी ऑयल केक, मतलब डी ऑयल केक का मतलब होता है खाद, शायद, हाँ खाद होता है। बीइंग ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम जी, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर खड़, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा वेयर दी गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट आर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मतलब ऐसे गुड्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, वो अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना, तो ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
उसके अलावा अगर कोई भी गुड शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई है, ठीक है, उसकी सप्लाई कर रहे हो आप, जिसे कहते हैं नॉन सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, ठीक है, तो वहाँ पे भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है अपन ने। अंडर वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बोर्ड इनलैंड, ये भी अपन ने देख ही लिया था, कस्टम बोर्ड, ठीक है, फ्रॉम एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन से जा रहा है, ठीक है, कस्टम पोर्ट में, या फिर वन कंटेनर स्टेशन कस्टम स्टेशन से अनदर कस्टम स्टेशन जा रहा है, तो ये बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट आर ट्रांजिट कार्गो, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान जा रहा है, नेपाल और भूटान से आ रहा है ट्रांजिट कार्गो, ठीक है। अब यहाँ पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स का, किसको, यूनिट रन कैंटीन टू दी ऑथोराइज कस्टमर को, तो भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा ये जो भी न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉजेज बाय द डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ कंसाइनर और कंसाइनर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, कंसाइनर और कंसाइनी है, ठीक है, और वो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं, कारण क्या है, डिफेंस फॉर्मेशन, ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स, कंसाइनर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है जो ट्रांसपोर्ट कर रही है गुड्स का, कैसे, रेल से, ठीक है। वेयर एम्प्टी का कार्गो कंटेनर आर बीइंग ट्रांसपोर्ट, मतलब खाली कंटेनर है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं है ई वे बिल की। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट अप टू द 20 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द वेट ब्रिज फॉर वेटमैन के लिए, मतलब ये धर्म कांटे होते हैं ना, प्लेस ऑफ बिजनेस से धर्म कांटे तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है, मतलब वेटमैन के लिए, वेट कैलकुलेट करने के लिए भाई कितना वेट है इसका, तो वहाँ पे भी जरूरत नहीं होती ई वे बिल की जनरेट करने की। उसके अलावा खाली सिलेंडर जा रहा है, ठीक है, फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी, तो वहाँ पे भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू पर्पज के लिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और डिवाइस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, ठीक है, जो भी ये होता है ना ड्राइवर वगैरह ट्रक के जिसमें सामान जाता है अपना गुड्स वगैरह, ठीक है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। सबसे पहले उनको इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान रखना होगा, कैसे भी, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर हार्ड कॉपी में। कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और ई वे बिल, ठीक है, नंबर, ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, ई वे बिल की कॉपी फिजिकल फॉर्मेट में या फिर ई वे बिल नंबर होना चाहिए इनके पास में। उसके अलावा उनको मैप्ड करना होगा RFID एम्बेडेड ऑन दी कन्वेंस, ठीक है, ये एक सिस्टम लगाना होगा RFID करके अपनी गाड़ी के अंदर, कन्वेंस के अंदर। वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, ए समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, अगर आपकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया गया है, ठीक है, तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर है जिसने आपकी गाड़ी को रोका है, तो उसको क्या करना होगा, एक समरी रिपोर्ट बना के देनी होगी विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ओके, और उसको फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। फाइनल रिपोर्ट शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन, जब भी उसने इंस्पेक्शन किया था ना उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसे फाइनल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ओके, कॉमन पोर्टल के ऊपर। वंस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन एनी कन्वेंस हैज बीन डन ड्यूरिंग द ट्रांजिट एट वन place within the state or in any other state, no further physical verification of said conveyance shall be carried out again in the state unless a specific information relating to the evasion of tax is made available subsequently, ठीक है। एक स्टेट में अगर एक बार आपका हो गया था ना इंस्पेक्शन, तो वापस आपकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा अनलेस, जब तक कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि आपने टैक्स इवेजन किया है, ओके। वेयर ए व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज्यादा के लिए अगर आपकी गाड़ी को रोक लिया गया है तो ट्रांसपोर्टर अपलोड कर देगा सेड इन्फॉर्मेशन इन दी कॉमन पोर्टल, ठीक है। ट्रांसपोर्टर के पास भी ऑप्शन होता है कि अगर आपकी गाड़ी को 30 मिनट से ज्यादा के लिए रोक लिया गया है ना, तो आप कॉमन पोर्टल पे जाकर के इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दीजिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01, ठीक है, GST EWB 01 का जो पार्ट ए होता है ना, उसको फर्निश करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, किन किन लोगों पर,
No person including consignor, consignee, transporter, EC or courier agency shall not allowed to furnish information in part A of GST EWB 01, ठीक है, in respect of following registered person whether as a supplier or recipient. कौन कौन है? सबसे पहले हो गया composition supplier who has not furnished the statement for payment of self assessed tax for 2 consecutive quarter, ठीक है, composition supplier जिसने फर्निश नहीं किया स्टेटमेंट, ठीक है, किस चीज का स्टेटमेंट? फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर 2 consecutive quarter. ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश स्टेटमेंट, नहीं, रिटर्न फॉर ए consecutive पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड, यहाँ रिटर्न की बात हो रही है, ओके. ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश GSTR1 फॉर एनी 2 months or quarter as the case may be, okay. A person paying under regular scheme not furnish the return for 2 tax period or GSTR1 फॉर एनी 2 months, ओके, और क्वार्टर, एनी, यहाँ वर्ड हुआ एनी, ठीक है, यहाँ पर 2 टैक्स पीरियड है, कॉन्जिक्यूटिव है. ए पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, एक पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है वो भी पार्ट ए फर्निश नहीं कर सकता है, लेकिन आपका जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है कि आप पार्ट ए फर्निश कर सकते हो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग. अब एक सर्कुलर है वो अपन देख लेते हैं. यहाँ पर क्या कह रहा है? कंसाइनी, रेसिपिएंट, टैक्सेबल, टैक्स पेयर, स्टोरिंग गुड्स एंड ट्रांसपोर्टर गुड्स, ठीक है. यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के गोडाउन के अंदर गुड्स स्टोर किए जा रहे हैं रेसिपिएंट के द्वारा, तो इस केस के अंदर क्या होगा? जो भी रेसिपिएंट होता है ना उसको डिक्लेयर करना होगा ट्रांसपोर्टर का गोडाउन एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर भी. जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रेसिपिएंट के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर का गोडाउन तक, तो प्रायर टू डिलीवरी करने से पहले शेल ऑलवेज अकम्पाइंड बाय अ वैलिड ई वे बिल, एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. द ट्रांसपोर्टर अंडर ई वे बिल शेल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड वंस द गुड्स हैव बीन रीच्ड द गोडाउन, ट्रांसपोर्टर गोडाउन, ठीक है. एक बार गुड्स ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में पहुंच जाता है ना तो हम मान लेंगे ई वे बिल कंक्लूड हो गया है, और यहाँ पर ई वे बिल का एक्सटेंशन आपको अवेलेबल नहीं होता है. और आपको क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं? यहाँ पर ट्रांसपोर्टर को अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं जो भी स्पेसिफाई इन सेक्शन 35. और कौन कौन से ये अपन अकाउंट्स रिकॉर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में दे रखे हैं. उसके अलावा रेसिपिएंट, टैक्स पेयर शेल ऑल्सो मेंटेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड एज स्पेसिफाई इन रूल 56 और 57. रूल 56 और 57 भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में दे रखे हैं कि भाई आप अकाउंट्स की इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में रख सकते हो, सीरियली नंबर होने चाहिए, वो हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में देखेंगे, ठीक है. ट्रांसपोर्टर के केस में जो भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें कंसाइनर का रिकॉर्ड, कंसाइनी का रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा. इसके अलावा रेसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन होता है ना, उसको इन एडिशन टू दैट ये कुछ और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं उनको. बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू द गुड्स स्टोर एट द ट्रांसपोर्टर गोडाउन, मतलब रेसिपिएंट टैक्स पेयर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द रेसिपिएंट टैक्स पेयर में बी मेंटेन बाय हिम एट एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके. Thank you so much.